तो उस कॉन्सेप्ट में हमने दो तरह के ऑपरेटर्स को पढ़ लिया था। एक था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है? आगे बढ़ेंगे उसी सीरीज में। पहला आता है हमारा कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब जो हमें दो वैल्यू का कंपैरिजन करके दें कि कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है। ठीक है? इनको रिलेशनल ऑपरेटर क्यों कहते हैं? रिलेशन जनरली मतलब होता है एक कॉन्टेक्स्ट, एक सापेक्ष में। जैसे अब आपसे कहा जाए कि मेरे पास कोई नंबर है 5, तो 5 का रिलेशन क्या होगा 6 के साथ? हमने कहा छोटा है। 5 का रिलेशन क्या होगा 4 के साथ? हमने कहा बड़ा है। तो इसलिए इनको जब हम कंपेयर ही कर रहे हैं, भाई 5 को कंपेयर करा दूसरे नंबर से, तब इसका रिलेशन पता चला कि इससे छोटा है, बड़ा है, बराबर है, क्या है। इसलिए कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अगर हम इसके अंदर जाएं तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये अपना कंपैरिजन करने के बाद हमें बूलियन रिजल्ट वापस करते हैं। बूलियन रिजल्ट का मतलब है कि जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, इनसे एक रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आपका प्रोड्यूस होता है। आप उसे यूज कर सकते हैं अपने इफ एल्स के साथ, या किसी और सिनेरियो में यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम उन्हें प्रिंट के साथ अपना यूज करके देखेंगे। तो जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये हमारा जनरली हेल्प करते हैं हमारी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है? अगर आपको कहीं कुछ डिसीजन लेना है तो आप कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे आप बैंक से पैसे निकालने जाओगे तो वहां पे पहले चेक किया जाएगा क्या, कि भाई जो अवेलेबल बैलेंस है वो ग्रेटर है कि नहीं उस बैलेंस से जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू आ गई, ऐसा है, तो फिर आगे के एक्शन लिए जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो डिफरेंट एक्शन लिए जाएंगे। यानी डिसीजन मेकिंग लेने के लिए हमें हो सकता है पहले कुछ कंपैरिजन करने होते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, रिटर्न बूलियन रिजल्ट, दैट मीन्स या तो ट्रू या जनरली यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब ये कितने होते हैं? हमने कही है कई सारे होते हैं। तो एक होता है हमारा इक्वल कंपैरिजन। इक्वल कंपैरिजन का जो साइन होता है वो दो बार इक्वल साइन होता है। एक बार जो इक्वल साइन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। दो बार जो इक्वल साइन है वो हमारा इक्वल ऑपरेटर है, इक्वल कंपैरिजन वाला काम करता है।
दूसरा हमारा है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल ऑपरेटर का साइन होता है एक्सक्लेमेशन। जो वन की होती है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, है ना, एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं इसे, ठीक है। और इक्वल टू सिंबल, इसे बोलते हैं नॉट इक्वल। तीसरा है हमारा यहाँ पर ग्रेटर। ग्रेटर कंपैरिजन का साइन होता है दिस वन, जो हमें कभी फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ाया गया था। ग्रेटर वही साइन है यहाँ पर, तो उसका सिंबल यही है। एक होता है ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर और इक्वल। अगला होता है लेसर। तो ये लेस का साइन होता है। लेसर और इक्वल, ये 6 तरह के हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, लेसर, लेसर और इक्वल। तो इन ऑपरेटर्स का जो एक्चुअल यूसेज है वो डिसीजन मेकिंग में आएगा। तो आगे पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग का चैप्टर, तो ये दोबारा हमें पढ़ना होगा। अभी के लिए इनको एक बार समझ लेते हैं कि ये कब ट्रू देते हैं, कब फॉल्स देते हैं। सारे ऑपरेटर या तो हमें ट्रू बताते हैं अपना काम करने के बाद, या फॉल्स बताते हैं। तो वो अभी हम सीख लेते हैं कैसे ट्रू कैसे फॉल्स हमें बताते हैं, ठीक है। तो अब प्रोग्राम पे आते हैं। मान लीजिए कोई एक वेरिएबल ले लिया मैंने ए, जिसकी वैल्यू 5 कर दी। अब मुझे इस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको कंपेयर करना है इक्वल। तो मैं लिखूंगा ए डबल इक्वल 6। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर ये चेक करेगा कि इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो क्या इसी के बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका रिजल्ट ट्रू प्रोड्यूस होगा, और हम उसे आउटपुट में देखना चाहते हैं तो प्रिंट लगाकर देखना होगा। तो बताओ इसका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए, कि ए वेरिएबल में जो वैल्यू है वो और ये दोनों बराबर नहीं है। अच्छा, अब नॉट इक्वल। नॉट इक्वल कह रहा है कि मैं ट्रू तब देता हूं जब दोनों वैल्यू बराबर ना हो, और अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो मैं फॉल्स दे दूंगा। यानी कि इक्वल का जस्ट अपोजिट होता है नॉट इक्वल। तो अब हम यहां पर ये पूछ रहे हैं इस नॉट से, क्या ए 6 के बराबर नहीं है? बोलेगा हाँ, ए 6 के बराबर नहीं है, मतलब ट्रू। ए की वैल्यू तो 5 है, ठीक है? यानी इक्वल और नॉट इक्वल एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि जब आप इंडिपेंडेंटली इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं तो 2 बार इक्वल साइन लगाना है। और एक बार लगा दे तो हमने कह एरर आ जाएगी। एक बार इक्वल साइन लगाने से तो आपका क्या बनता है, वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाती है, जैसे ये करिए, ठीक है, यहाँ तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे डबल इक्वल आपको लगाना है कंपैरिजन कर। जब नॉट इक्वल लगाते हो तो नॉट इक्वल में 2 बार इक्वल नहीं लगाना है। नॉट का साइन तो ये हो गया, ठीक है, एक्सक्लेमेशन का जो साइन है इसको नॉट का साइन कहते हैं। बट जब इक्वल आप कॉपी करोगे तो एक ही बार लगाना है, 2 बार नहीं लगाना है, ठीक है। तो नॉट इक्वल में हमारा इक्वल वाला साइन एक बार आएगा। अगला कंपैरिजन है हमारा ग्रेटर कंपैरिजन। ए इज ग्रेटर देन 4। क्या ए में जो वैल्यू है वो ग्रेटर है
इस वाली वैल्यू से 4 से ट्रू। ठीक है, तो यहां पर ग्रेटर किसको माना जा रहा है, जो लेफ्ट साइड पर है उस, ना कि जो राइट साइड है उसको। तो जो लेफ्ट साइड में आपकी वैल्यू है वो ग्रेटर अगर है मैथमेटिकली राइट साइड वाली वैल्यू से तो ट्रू। तो ये तो सही है सर, क्योंकि ए की वैल्यू तो 5 है जो कि बड़ी है 4 से, ट्रू। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए ए इज ग्रेटर देन 5, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ए की वैल्यू क्या है 5, 5 के बराबर हो सकता है लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो सकता, ये क्या आएगा हमारा फॉल्स। अब एक और है ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब है ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों में से कोई एक बात भी अगर सही होगी तो भी ट्रू आ जाएगा। तो बताओ, क्या ए की वैल्यू 5 के बराबर या उससे बड़ी है? हाँ, बड़ी तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। बट ध्यान रखना, जब बराबर की बात हो रही है इक्वल ऑपरेटर, तो फिर से दो नहीं लगाने हैं, एरर आ जाएगी। जब इक्वल ऑपरेटर इंडिपेंडेंटली आता है तो ही दो बार साइन लगेंगे। अगर किसी के साथ कंबाइन हो रहा है, जैसे ग्रेटर के साथ कंबाइन हो रहा है, तो एक ही बार इक्वल साइन लगाना है। तो ठीक है, अब ए इज लेस देन 5, क्या ए की वैल्यू 5 से लेस देन है? फॉल्स। ए की वैल्यू तो 5 है, 5 से लेस नहीं होता है, ठीक है, फॉल्स। अब लास्ट है लेस और इक्वल। ए की वैल्यू लेस होनी चाहिए या बराबर हो इस वैल्यू से तो ट्रू आएगा, और दोनों में से कोई सही नहीं है तो क्या आ जाएगा फॉल्स। तो इस बार क्या आना चाहिए ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू 5 से छोटी नहीं है लेकिन बराबर तो अभी भी है। तो इस तरह से ये 6 हमारे क्या होते हैं, ग्रेटर कंपैरिजन हो जाते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं यहाँ पर इसका आउटपुट लिख दूं समझने में आसानी हो जाएगी। पहले वाले का क्या आएगा, फॉल्स। दूसरे वाले का ट्रू। तीसरे वाले का क्या आया था, ट्रू, क्योंकि ए तो बड़ा है 4 से, फॉल्स। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर को हम दोबारा फिर पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग में। अभी हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कैसे ये हमारे काम करते हैं, और कुछ नया शायद हमें नहीं नजर आ रहा है क्योंकि ये तो हमने सेकंड थर्ड क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ा ही हुआ है। वो यहाँ पर ऐसे नंबर लिखा होता था, और यहाँ पर एक बॉक्स होता था, और यहाँ पर एक नंबर लिखा होता था। तो अब मुझे बताना है लेस वाला, कि कौन किससे लेस है। तो हम ऐसे लगाएंगे कि 10 लेस है 20 से। सब पढ़ के आ चुके हो आप कागजों पे, है ना, उसी चीज को हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं यहाँ पर। चलो, अब अगला ऑपरेटर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट आता है वो भी ट्रू फॉल्स ही आता है, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर भी हमारा ट्रू फॉल्स वैल्यू ही वापस करते हैं। तो इनका इस्तेमाल भी डिसीजन मेकिंग में ही होता है, और कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में होता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर को बेटर मैनर में समझने के लिए कैसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि हम मान लो जीमेल या फेसबुक को लॉगिन कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पर हम लॉगिन करते हैं, तो हमसे यूजर नेम मांगा गया और हमसे पासवर्ड मांगा गया, फिर हमने इसको सबमिट कर दिया।
अब हमने यूजर नेम पासवर्ड लिख के जब सबमिट करा तो ये माना आपकी सर्वर पे पहुंचा, सर्वर पे कोई कोड चल रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे, जो यूजर ने अभी यूजर नेम एंटर करा है यहाँ पर, उसको कंपेयर करेंगे, क्या ये वही है जो इसने अकाउंट क्रिएट करते समय दिया था। यानी कि मान लेते हैं यू कोई वेरिएबल होगा जिसमें ये वाली वैल्यू आ गई, कंपेयर करेंगे, इक्वल कंपैरिजन उस वैल्यू से जो वैल्यू उसने अकाउंट क्रिएट करते समय दी थी। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, अगर यूजर नेम मैच हो जाता है तो क्या ये डिसीजन लेना सही होगा कि लॉगिन होने देते हैं यूजर के लिए? नहीं। अब यहां पर मुझे डिसीजन मेकिंग में एक कंपैरिजन से काम नहीं होगा, दो कंपैरिजन एक साथ करने होंगे। यूजर नेम उसके बनाए हुए यूजर नेम से मैच होना चाहिए, पासवर्ड भी उसने जो पासवर्ड दिया था उससे मैच होना चाहिए। जब दोनों ही कंडीशन यानी कि दोनों ही कंपैरिजन ट्रू होंगे तब मैं चाहता हूं फिर एक फाइनल रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। अगर इसमें से एक भी कंपैरिजन फेल हो गया, मतलब या तो ये फॉल्स हो गया, यूजर नेम गलत दे दिया होगा या पासवर्ड गलत दे दिया होगा, तो मैं चाहता हूं कि रिजल्ट फिर फॉल्स बने, क्योंकि फिर लॉगिन नहीं करने देना है। जब तक दोनों सही नहीं होंगे तब तक नहीं करने देना है। तो अब दो कंपैरिजन के रिजल्ट को, यानी कि यहां से निकला या तो ट्रू या फॉल्स, यहां से निकला ट्रू या फॉल्स, तो जब ट्रू और फॉल्स हमारे पास अवेलेबल है और उनसे मुझे फिर फाइनली एक ट्रू या फॉल्स चाहिए, तो ऐसा करने के लिए जो ऑपरेटर आते हैं उनका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। बहुत आसान भाषा में बात करी जाए तो दो कंपैरिजन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। दो कंपैरिजन को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग में एक कंपैरिजन आ रहा है तो ऊपर वाले से काम हो गया, लेकिन अगर डिसीजन लेने के लिए मुझे दो से ज्यादा भी करने पड़ रहे हैं तो जितने कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं उनको कंबाइन करके सिंगल रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में लाना होता है ना। ऐसा करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ऑल्सो रिटर्न बूलियन रिजल्ट जनरली यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग विद टू और मोर कंपैरिजंस। तो जब डिसीजन मेकिंग में हमें कंपैरिजन दो या दो से ज्यादा करने पड़े तो वहां पर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके हम अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं। तब ये होते हैं तीन तरह। तो पहला होता है हमारा लॉजिकल एंड। तो पहला कोई ऑपरेटर आप पढ़ने जा रहे हैं जिस ऑपरेटर का सिंबल नहीं है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को पाइथन के कीवर्ड एंड से दिखाया जाता है। तो इसका जो सिंबल है नहीं है, इसको लिखने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज करते हैं और उस कीवर्ड का नाम भी क्या है, एंड, ए एन डी, एंड। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइक सी, जावा, C++, .NET में लॉजिकल एंड का सिंबल होता था दो बार परसेंटेज M% सिंबल। टू टाइम्स M% सिंबल अगर आप लगाते थे तो उसको एंड कहते थे सी में, जावा में। पाइथन में एरर आ जाएगी, ऐसा कोई सिंबल पाइथन में नहीं है लॉजिकल एंड। तो यहां पर इस बात को मैं लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेड बाई कीवर्ड्स नॉट सिंबल्स। लॉजिकल एंड दूसरा है
लॉजिकल और इसका भी कीवर्ड और है। और तीसरा है लॉजिकल नॉट, और इसका कीवर्ड होता है नॉट। तो ये जो हमारे तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनकी अपनी एक टेबल होती है जिसको देखकर हम रिजल्ट बताते हैं। उस टेबल को ट्रुथ टेबल कहा जाता है। ट्रुथ टेबल का मतलब है कब ट्रू आएगा कब फॉल्स आएगा। तो तीनों की अपनी अपनी टेबल है, पहले हमें वो सीखनी होगी। उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने रिजल्ट को बता सकते हैं। और उस टेबल को पढ़ने के बाद आप लॉजिकली सोच भी सकते हैं कि किस बेस पर कब ट्रू आता है और किस बेस पर कब फॉल्स आता है। तो पहले बात करते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड। तो अगर पहला ऑपरेंड ट्रू है, दूसरा वाला ऑपरेंड भी ट्रू है, तो एंड के दोनों तरफ जो ऑपरेंड आ रहे हैं वो दोनों ट्रू हमारे बनते हैं, तो ही आपका रिजल्ट क्या बनकर आएगा, ट्रू। एंड के साथ यूज होने वाले इन दोनों ऑपरेंड में अगर कोई भी एक फॉल्स हो जाएगा तो इसका एंड का रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो फॉल्स मिलेगा। दैट मीन्स अगर मान लो पहला वाला ऑपरेंड ट्रू है एंड दूसरा वाला फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। अगर पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला ट्रू है, तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो याद रखने की ट्रिक यही है कि जो लॉजिकल एंड है इसका रिजल्ट ट्रू सिर्फ एक ही केस में आएगा, जब इसके साथ यूज होने वाले दोनों ऑपरेंड्स भी ट्रू हों। अगर एक भी फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। अब इसको प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो दो वेरिएबल ले लिए। पहला लिखा मैंने ए इज ग्रेटर देन 1, फिर लिखा मैंने एंड बी इज लेस देन ए। अब इस एंड से जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो ये वाला प्रिंट उसे आउटपुट में दिखा देगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले कंपैरिजन का रिजल्ट हमें लाना पड़ेगा। तो बताओ ए इज ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू है 5, तो क्या ये कंपैरिजन का रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ट्रू। तो अभी तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन बाद में आपको अपने ब्रेन में रखना होगा ये। अब b इज लेस देन a, b की वैल्यू है 10, क्या 10 हमारा लेसर है a से, a की वैल्यू है 5, क्या रिजल्ट आया इसका, फॉल्स। अब एंड कह रहा है कि इससे जो ट्रू फॉल्स बना, इससे जो बूलियन वैल्यू बनी, मैं इस पर काम करूंगा। तो अब एंड की ट्रूथ टेबल में देखो, अगर एक ट्रू है, पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, यानी कि ये वाला, तो रिजल्ट क्या आता है हमारा, फॉल्स। यानी कि अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, फॉल्स। तो इस तरह से हम दो बुलियन वैल्यू को सिंगल बुलियन वैल्यू में लाने के लिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि मैं डायरेक्ट ट्रू डायरेक्ट फॉल्स लिखूं।
कोई ऐसा कंपैरिजन जिससे रिजल्ट ट्रू या फॉल्स बनता है वो भी काम करेगा। और अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं ऐसे यहाँ पर, तो हमने कहा वो भी ठीक है, आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट लिख दो ऐसे करके ट्रू एंड फॉल्स, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है। तो ऐसा जनरली हम कम लिखते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिखा ए इज लेसर बी एंड बी इक्वल टू 10। बताओ, दोनों कंडीशन के बारे में सोचो, क्या है। पहली कंडीशन ट्रू, क्या ए छोटा है बी से, सही है, ट्रू। क्या बी 10 के बराबर है, सही है, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो यहां पर आ गया फॉल्स, यहां भी रिजल्ट आएगा फॉल्स, और यहाँ रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब सर आपने थ्योरी में ये लिखा है कि टू और मोर, टू तक तो ठीक है, ये मोर को कैसे हैंडल करेंगे, हमने कहा चलो देखते हैं। मैं लिखा ए इज ग्रेटर देन 1 एंड बी इज ग्रेटर देन ए एंड ए इज इक्वल टू 5। तो चलो 4 कर दिया। तो अब बताओ सर ये कैसे, क्योंकि एंड में ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो दो ही बुलियन वैल्यू होनी चाहिए रिजल्ट आने के लिए, तीसरी बुलियन वैल्यू का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है इस टेबल में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले स्टेटमेंट में एंड भी तो एक नहीं है, एंड भी तो दो हैं। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट मैनर में, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो पहले क्या करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करके एक रिजल्ट बुलियन का अपना बना लेना है। तो पहले इसका रिजल्ट बनाओ, इन दोनों का क्या बनेगा, इन दोनों से फाइनली एंड वापस क्या कर देगा, ट्रू। तो अब ब्रेन के अंदर इसका रिजल्ट होगा, इसका होगा, उसके बाद फिर आप एंड का रिजल्ट इसका दे रहे हैं जो आप बता रहे हैं ट्रू। तो ए ग्रेटर है 1 से, सही है, बी ग्रेटर है 10 से, ये भी सही है। अब ये ट्रू और ये वाला एंड, ये अब मिलकर इस वाले एंड पर काम करेंगे। तो इस वाले एंड के लिए एक बुलियन हो गया इस पूरे का रिजल्ट, और एक इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब जो आउटपुट आएगा इस वाले एंड से वो आपका फाइनल आउटपुट होगा। ठीक है, तो अब बताओ ये हो गया ट्रू, ये क्या है फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू तो 4 नहीं है, ए की वैल्यू तो 5 है। ट्रू एंड फॉल्स, अब रिजल्ट क्या आएगा हमारा। तो इस तरह से आउटपुट में आपका इस बार रिजल्ट आ जाएगा, इस तरह से जितने चाहें फिर सर उतने लगा लें, एंड लगाते चले जाओ, लेफ्ट टू राइट आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मोर कंपैरिजन की बात यहां पर कही गई है। अब ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मान लो 12। अब क्या होगा, तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि भाई अगर ये कंपैरिजन और इतना होता तब तो हम आसानी से आंसर दे लेते। अब यहां पर साथ में प्लस भी लगा दिया आपने, तब यहां पर एंड भी है और प्लस भी है, दोनों ही चल रहा है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अगर हम देखें तो प्रायोरिटी अर्थमेटिक की हाई होती है, देन एंड ऑपरेटर, देन कंपैरिजन ऑपरेटर।
यानी कि जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन से पहले आपका अर्थमेटिक चल जाएगा। तो पहले ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए और बी की वैल्यू मिलकर कितनी हो जाएगी? 15। अब लगाओ कि क्या ए बड़ा है 1 से, हमने कहा। क्या 15 बड़ा है 12 से, हमने कहा। और अगर इसमें कहीं कुछ क्लियरिटी और देना चाहते हो तो बेटर है कि आप क्या करो, फिर यहाँ पर पैरेंथेसिस को हाई प्रायोरिटी बना दो। मतलब सबसे पहले अब क्या चलेगा, यही चलेगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो कंपेयर होगा ग्रेटर इस 12 के साथ। ठीक है। और अगर ना लगाएं तो हम देख लेते हैं कि इससे पता चल जाएगा कि प्लस पहले चल रहा है कि बाद में चल रहा है। ठीक है? तो इस तरह से हमारा इसका रिजल्ट भी क्या आएगा। अब आता है हमारा ट्रुथ टेबल और तो और की ट्रुथ टेबल ये कहती है कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड और ऑपरेटर का ट्रू आ जाए तो रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा। एंड में दोनों ट्रू होने चाहिए, और में कोई भी एक ट्रू हो जाए, चाहे लेफ्ट ऑपरेंड ट्रू हो चाहे राइट हो, दोनों हो जाए तब भी रिजल्ट ट्रू। तो अब इसका मतलब ट्रू और ट्रू, रिजल्ट आएगा ट्रू और फॉल्स, इसका रिजल्ट भी ट्रू आएगा। फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट भी ट्रू आएगा। फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट ही फॉल्स आएगा। तो याद रखने की ट्रिक भाई, एंड में दोनों ऑपरेंड अगर ट्रू होंगे तब रिजल्ट ट्रू आएगा, और में कोई भी एक ऑपरेंड अगर ट्रू हो गया तो फिर रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा। अब प्रोग्राम से देखते हैं। ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज लेस देन 20। बताओ फाइनली ये और क्या देगा, ट्रू या फॉल्स? पहली वाली कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ए बड़ा है बी से, नहीं। क्या बी छोटा है 20 से, हमने कहा ये सही है। तो एक तो ट्रू हो ही गई, तो रिजल्ट आपका ट्रू है। ठीक है। अब मैंने लिखा ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2। अब बताओ, दोनों ही फॉल्स हैं, अब तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा भाई। दोनों ही फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स, एक भी ट्रू होता तो रिजल्ट ट्रू आ जाता। और मैं लिख दिया A-5 इक्वल टू 10 इक्वल टू बी, और B-A इज इक्वल टू 5।
a माइनस 5, 10 माइनस 5, रिजल्ट आया 5। क्या वो बराबर है b की वैल्यू के? हमने ये तो फॉल्स हो गया। और b माइनस a यानी कि 10 माइनस 5, रिजल्ट आ गया 5। सर ये ट्रू हो गया। अब और कह रहा है कोई भी एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ ही जाएगा। तो इस बार रिजल्ट क्या आना है हमारा? और अगर डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूं, ट्रू और ट्रू, अब क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू ही आएगा। तो दोनों ही ट्रू हो गए। एक भी होता तो भी ये ट्रू आ जाता। अब मान लीजिए कोई कंपनी हायरिंग करने के लिए आती है और वो ये कहती है कि हमें ऐसे बंदे चाहिए जिनका 10th में 80% आए हों एंड 12th में भी 80% आए हों, तभी वो हमारा एलिजिबल है, नहीं तो एलिजिबल नहीं है। तो दो कंडीशन लगा दी, 10th में 80% और 12th में 80%। अब इन दोनों को मानने वाले ही इंटरव्यू देने जाएंगे। तो आप बताओ इस एंड और में मुझे दोनों कंपैरिजन को किससे करना चाहिए? एंड से, क्योंकि दोनों ही सही होनी चाहिए। 10th में भी 80% आने चाहिए और 12th में भी आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करो। ठीक है। अब मान लो एक और सिनेरियो आया। वो सिनेरियो आया कि हमें उन लोगों को आगे इंटरव्यू में लेके जाना है जिन्होंने ग्रेजुएशन में बीए करी है या बीकॉम करी है या बीएससी करी है। इन तीनों के कैंडिडेट को ही लेके जाना है। चाहे आपने बीए करी है तो भी आप आगे जाएंगे, बीकॉम करी है तो भी जाएंगे, बीएससी करी है तो भी जाएंगे। तो अब तीनों कंपैरिजन को करने के लिए फिर मुझे अब क्या लगाना पड़ेगा? और कोई भी एक करी हो, तीनों नहीं करना है, कोई एक अगर करी है तो भी आपका रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। ठीक है। अब मान लो आपसे कहा जाए कि सर टू और मोर में हमें एंड और दोनों मिक्स करके मिल गए। दोनों एंड हैं लेफ्ट टू राइट, दोनों और हैं लेफ्ट टू राइट, एक एंड एक और है। अब कौन चलेगा? लेफ्ट टू राइट चलेगा। हमने कहा दो अलग अलग लॉजिकल ऑपरेटर अगर आएंगे तो इनकी प्रायोरिटी होती है जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर की होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लेना होगा। ठीक है। तो अब मान लो मैंने कुछ लिखा, एक काम करते हैं, पढ़ाई लो। मैंने यहां पे लिखा, मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन 1 और बी इज लेस देन ए एंड ए इज इक्वल टू। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहले क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो? पहले आप और एग्जीक्यूट कर रहे हो। तो अब यहां पर ए इज ग्रेटर देन 1, ए की वैल्यू 5, 5 बड़ा है 1 से, बी इज लेस देन ए, नहीं है, ये हो गया फॉल्स। क्या ये बराबर है 2 के? ये हो गया फॉल्स। देखते हैं क्या मैटर करेगा, पहले ये चले या बाद में वो चले, क्या मैटर करेगा। हमने कहा देखते हैं। तो अगर आपने इमेजिन करो पहले और वाला चला दिया है, ठीक है, तो इन दोनों से रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? यहां से रिजल्ट निकल कर आएगा ट्रू। ठीक है। और अगर उसके बाद ये वाला एंड चला
तो अब इन दोनों का रिजल्ट क्या निकल कर आ जाएगा? फॉल्स। अब दूसरा केस लेते हैं कि माना सर पहले ये चला होगा। तो अगर पहले ये चला होगा तो बताओ, ये तो फॉल्स है और ये भी क्या है? फॉल्स है। तो पूरे का रिजल्ट क्या आ गया? फॉल्स। अब ये पूरे का रिजल्ट फॉल्स है और ये और लगा हुआ है और यहां पर क्या लगा हुआ है? ट्रू। तो अगर इस तरह से एग्जीक्यूट हुआ तो फिर रिजल्ट किसका क्या आना चाहिए हमारा? तो इससे हमें प्रायोरिटी पता चल जाएगी कि एंड और दोनों एक साथ लगते हैं, तो पहले मुझे और वाले पार्ट को चलाना चाहिए या पहले मुझे एंड वाले पार्ट को चलाना चाहिए। अब मैंने दोनों तरह से आपको समझा के दिखाया। अगर पहले और वाला पार्ट चला तो फाइनल रिजल्ट फॉल्स आना चाहिए, और अगर पहले एंड वाला पार्ट चला तो फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा? ट्रू। बताओ क्या चला होगा पहले? एंड वाला पार्ट चला होगा, यानी कि एंड की प्रायोरिटी हाई होती है देन और। तो अगर किसी भी एक कंपैरिजन में एंड और दोनों आ जाएं तो पहले एंड को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर और का नंबर आएगा। और अगर दो एंड आ जाएं तो लेफ्ट टू राइट चलना है फिर आपको। इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। चलो, तो अब तीसरा एक और उसके साथ मिलाकर पढ़ाएंगे तो थोड़ा बेटर और समझ में आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया था फाइनली हमारा? ट्रू आया था ना इसका? तो तीसरा फिर एक साथ लेते हैं। ट्रूथ टेबल और तो ये नॉट ऑपरेटर ये कह रहा है भाई मुझे दो बूलियन वैल्यू नहीं चाहिए होती, मुझे एक ही चाहिए हो। मैं क्या करूंगा? जो एक बूलियन वैल्यू आप मुझे दोगे मैं उसको इन्वर्ट, मतलब उसको फ्लिप कर दूंगा। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स बना दूंगा, फॉल्स है तो उसको ट्रू बना दूंगा। तो उसकी ट्रूथ टेबल ये कहती है नॉट पहले आएगा ऑपरेटर, उसके बाद अगर ट्रू आपका आया तो ये इसको फ्लिप कर देगा और क्या बना देगा? फॉल्स। और अगर नॉट को आपने फॉल्स के साथ यूज करा तो ये इसको फ्लिप करके ट्रू बना। तो नॉट ऑपरेटर पहला पॉइंट ये है कि ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, यूनरी ऑपरेटर है, इसको एक ही ऑपरेंड चाहिए। तो पहला ऐसा ऑपरेंड आप देख रहे हैं जिसको एक ही ऑपरेंड चाहिए, दो नहीं चाहिए। और ये इन्वर्ट या फ्लिप करने वाला काम करता है आपकी दी हुई बुलियन वैल्यू को। इसको पहले लगाते हैं ऑपरेंड से। प्रिंट, मान लो मैंने लिखा है यहां पर सिंपल सा लिख दिया, नॉट ए, ए इज इक्वल टू 1। बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहले इसका रिजल्ट क्या बनेगा? फॉल्स। नॉट उसके पहले लग गया तो उसको फ्लिप कर देगा, फॉल्स को क्या बना देगा? ट्रू। अगर मैं डायरेक्ट कहीं लगा दूं तो भी चलेगा। नॉट फॉल्स, क्या रिजल्ट देगा? ये फिर से ट्रू देगा। ठीक है। और नॉट के साथ अगर मैं ट्रू लगा दूं तो रिजल्ट फॉल्स दे देगा।
बस ध्यान रखना है एंड की राइट टू लेफ्ट है, बाकी दोनों की लेफ्ट टू राइट है। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग पेशेंस के साथ अपना टाइम लेते हुए इसका आंसर बताने की कोशिश करो, बस जल्दीबाजी मत करना, बता सही दो। पहले मैंने नॉट लगा दिया, फिर लिख दिया ट्रू, फिर लिख दिया एंड, फिर लिख दिया फॉल्स। बताओ। अब यहाँ पे नॉट भी आ रहा है एंड भी आ रहा है, तो हाई प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा तीनों में अगर है लॉजिकल में तो नॉट की है। तो इसको ऐसे मत करना कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो रिजल्ट आएगा नॉट उसको फ्लिप कर देगा, नहीं, क्योंकि एंड से हाई प्रायोरिटी होती है नॉट की, और से हाई है एंड, एंड से हाई होता है नॉट, और जितने लॉजिकल ऑपरेटर हैं उनसे हाई होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन से पहले अर्थमेटिक चलता है। तो अगर किसी एक एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक भी आ जाए, कंपैरिजन भी आ जाए और लॉजिकल भी आ जाए, तो पहले अर्थमेटिक को सॉल्व किया जाता है, फिर कंपैरिजन को, उसके बाद इसको, और इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो इक्वल टू साइन असाइन करने वाला वेरिएबल में, वो सबसे लास्ट में चलता है हमारा, सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है असाइनमेंट ऑपरेटर की। बराबर। अब देखते हैं, अगर ये रूल जो आप बता रहे हैं वो सही है, तो पहले नॉट चल पड़ेगा, और इसका रिजल्ट क्या बन जाएगा? फॉल्स। फॉल्स एंड फॉल्स क्या आएगा फिर? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। और अगर पहले एंड ही चला, अभी हमने देखा था एंड पहले चल रहा था लेकिन वो और से पहले चल रहा था, अगर ऐसा हुआ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि एंड ट्रू और फॉल्स के साथ फॉल्स देगा, और नॉट फिर उसे फ्लिप करके क्या बना देगा? ट्रू। ठीक। क्या आया? फॉल्स। इसका मतलब पहले क्या चल रहा है? पहले नॉट चल रहा है, उसके बाद एंड चलता है, उसके बाद फिर हमारा और आता है। अब ये चीज ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एसोसिएटिविटी रूल, कि एक साथ कई सारे नॉट आ जाएं, एक साथ कई सारे एंड आ जाएं, एक साथ कई सारे और आ जाएं, तो हमारा सिर्फ एंड वाला राइट टू लेफ्ट सॉल्व होता है, बाकी सब लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में हमारे सॉल्व होते हैं। तो ये इनका प्रेसिडेंस रूल हो जाता है। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये स्मार्टली एग्जीक्यूट होते हैं। अब स्मार्टली एग्जीक्यूट होते हैं का मतलब क्या है, उसको समझते हैं। ठीक है। तो ये तो बात यहां पे खत्म हो गई। स्पेशली एंड और ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड स्मार्टली। क्या मतलब है इसका? इट मींस देयर मे बी अ चांस टू गेट रिजल्ट विदाउट evaluating other operand। अब इस बात को मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ये स्मार्टली काम करते हैं, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है ना।
तो इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि अगर मैं कभी पाइथन में ट्रू या फॉल्स को मैन्युअली लिखता हूं रादर देन कंपैरिजन से ट्रू फॉल्स बने, तो मुझे टी कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, एफ कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स पाइथन के कीवर्ड होते हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल और एक नन होता था। ठीक है, बाकी 32 लोअर केस में होता। तो अगर मैंने यहाँ पर ट्रू को प्रिंट कराया तो ये मना कर देगा कि हम इसे नहीं जानते ये कौन है, एरर। कह रहा है कि इट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन, आपका मतलब ये तो नहीं था। तो शायद हम लिखना तो यही चाहते थे, लिखिए दिया। तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ये लिखूंगा तो सब चल ही जाएगा और एज इट इज आउटपुट आएगा। ऐसे लिखना और ऐसे लिखने में डिफरेंस है। ऐसे लिखने में अब ये बूलियन नहीं है, अब ये कौन बन गया, स्ट्रिंग। ठीक है, इसकी बात तो हम नहीं कर रहे। अच्छा, अब ऐसे ही मैं फॉल्स को लेकर आता हूं, एरर है। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब देखो, आप जानते हुए भी गलत आंसर दे सकते हैं सामने वाली पिक्चर देखने। तो मैंने लिखा है यहां पर फॉल्स एंड ट्रू। इसका रिजल्ट गैस करने की कोशिश करो, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा कि एरर आएगी? इसका रिजल्ट एरर आएगी, क्योंकि अभी तो बताया आपने कि ट्रू और फॉल्स केस सेंसिटिव होते हैं। तो जब लिखेंगे तो जैसा है वैसे ही लिखो, करके दिखाया भी, मैंने बोला भी वो करके भी दिखाया। अब ये जो एंड ऑपरेटर है वो कह रहा है, मेरी स्मार्टनेस देख लो पहले। एंड ऑपरेटर ये कह रहा है कि भाई ये बताओ जो पहला वाला है ये क्या है, फॉल्स। अच्छा, अब ये बताओ दूसरा वाला मान लो ट्रू हो या फॉल्स हो, रिजल्ट क्या वो बदल सकता है एंड का? दोबारा सोचना, अगर पहला फॉल्स है और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो आई गेस रिजल्ट डिसाइड हो गया, क्योंकि एंड कह रहा है कि मैं ट्रू कब लाता हूं, जब दोनों ही ट्रू हो। अगर पहले ही फॉल्स हो गया है तो दूसरा ट्रू हो तो भी रिजल्ट फॉल्स बनेगा, दूसरा फॉल्स हो जाए तब भी रिजल्ट फॉल्स ही रहेगा। इस स्मार्टनेस को दिखाते हुए एंड ऑपरेटर इसको एवेल्युएट ही नहीं करता, यहां तक बात ही नहीं पहुंचती, और इसके बिना ही रन कराए, इसको बिना रन कराए ये अपना आंसर दे देता है फॉल्स। इसे बोलते हैं स्मार्ट एग्जीक्यूशन। देखते हैं। ठीक, चलो अब इसी तरह सोचना थोड़ा सा, है ना। यहां पर मैंने लिख दिया ट्रू एंड ट्रू। जबकि दोनों एक जैसी की बात नहीं है, वहां भी सेकंड नंबर पे, यहाँ भी सेकंड नंबर पे। नहीं सर, क्योंकि इस बार जो आपने एंड लिखा है ये वाला एंड इस अकेले से डिसाइड नहीं कर सकता अपना रिजल्ट, क्योंकि एंड कह रहा है कि अगर पहला वाला ट्रू है तो अभी भी हो सकता है दूसरे के अकॉर्डिंग रिजल्ट बदल जाए। दूसरा वाला ट्रू निकला तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और दूसरा वाला फॉल्स निकला तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, फॉल्स। इसका मतलब इस बार एंड को दूसरे वाले को चलाना पड़ेगा। अब दूसरा वाला अगर चलाएगा तो फिर एरर पकड़ी जाएगी, क्योंकि वो तो गलत लिखा है आपने। कह रहा है ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन दिस। ठीक है, तो ये तो रिजल्ट आएगा फॉल्स, और यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो एरर आएगी। अब मैं बताऊंगा कुछ नहीं, अपने आप सोचना कि सही है या गलत। एरर तो नहीं आएगी। तो सोचना यह है कि अगर पहले वाले ऑपरेंड से डिसीजन लिया जा सकता है, दूसरे वाले के होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ेगा।
दूसरा वाला कुछ भी हो, रिजल्ट बदलेगा ही नहीं, तो दूसरे वाले को चला ही नहीं जाता है, अब पहले वाले के हिसाब से ही आंसर दे दिया जाता है। अब और का रूल क्या कहता था? और का रूल ये कहता था कि कोई भी अगर एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अब सोचो पहला वाला ही ट्रू हो गया, अब दूसरा वाला कुछ भी हो, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, रिजल्ट हमेशा क्या बना रहेगा? ट्रू ही बना रहेगा। तो इसलिए ये और दूसरे वाले के पास कभी पहुंचेगा ही नहीं, और दूसरे वाले के पास कभी एग्जीक्यूशन गया ही नहीं, तो फिर एरर आने की बात ही खत्म हो गई। इस तरह के स्मार्ट एग्जीक्यूशन क्या कर रहे हैं? एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। जब डिसीजन पहले आ ही गया तो क्यों नेसेसरी आगे जाएं और काम को करें ना। ठीक है, चलो अब इसका आंसर आएगा हमारा क्योंकि पहले फॉल्स चलेगा, पहले फॉल्स चलेगा तो वो तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि दूसरे तक तो बात ही नहीं पहुंची अभी, है ना। पहला वाला तो सही होना चाहिए एटलीस्ट, दूसरा वाला चलेगा नहीं चलेगा वो हमारा देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो एरर आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अब ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारी समझ में आ जाते हैं कि कैसे हमारे काम करते हैं। अब जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स में एक और पॉइंट होता है, वो ये कि अगर ये नॉन बूलियन वैल्यूज के साथ यूज करे जाएं तो भी ये रिजल्ट देते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट भी नॉन बूलियन ही बनता है। ठीक है, तो देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वी में ऑल्सो यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स विद नॉन बूलियन वैल्यूज। तो अगर आप नॉन बूलियन वैल्यूज के साथ इनका यूज करते हैं तो देखते हैं ये क्या रिजल्ट देता है। अजीब है, क्योंकि ऐसे सिनेरियोज हम अपने प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट बनाते समय यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये सिनेरियोज आपका जब इंटरव्यू प्रोसेस हो रहा होगा उसमें एक राउंड होगा रिटन टेस्ट, तो टेक्निकल रिटन टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, अब इसके ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, इसका ऑप्शन दे रखा होगा ए 5, बी हाई, सी ट्रू, डी फॉल्स, ई एरर। इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, जो है इन्हीं में से कोई एक आ ही जाएगा रिजल्ट, या तो रिजल्ट 5 होगा या हाई होगा या ट्रू होगा या फॉल्स होगा या एरर बन जाएगी। कि भाई एंड तो हमारा बूलियन पे चलते हैं, ये इंटीजर स्ट्रिंग कहां से ले आया। तो मैंने एक लाइन तो लिखी दी है, वी में ऑल्सो यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स विद नॉन बूलियन वैल्यूज, तो ये वाला ऑप्शन तो अब खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ आपके
इस पर्पस में काम में आते हैं, इंटरव्यू क्लियरेंस करने के लिए, राउंड क्लियर करने के लिए। इनका यूज प्रोजेक्ट लेवल पर शायद ना के बराबर होता है, क्योंकि रीडेबिलिटी पुअर हो जाती है। अब उसके लिए कैसे हम बात करेंगे वो देखें। सबसे पहले हमें कहा गया 0 या 0.0 या नन, एन कैपिटल वाला, या स्ट्रिंग विदाउट एनी करेक्टर। स्ट्रिंग में अगर एक भी करेक्टर आ गया उसकी बात नहीं हो रही है, स्ट्रिंग में अगर आपने स्पेस भी लगा दिया तो अलग बात हो गई। स्ट्रिंग विदाउट करेक्टर, इन चार वैल्यूज को फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। अदर वैल्यूज जो होंगी उनको ट्रू माना जाएगा। अब पहले तो मुझे यही बताओ, 5 को आप किसके इक्वल रखेंगे, ट्रू के या फॉल्स के? ट्रू के। और हाई, हाई भी ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू है, क्योंकि हाई स्ट्रिंग में कुछ नहीं लिखा होता तो ये फॉल्स होती, तो ये ट्रू ये फॉल्स होती। लेकिन फिलहाल जो आपने लिखा है वो दोनों ट्रू के इक्विवेलेंट है हमारे। ठीक है। अब जब एंड ऑपरेटर नॉन बूलियन वैल्यूज पे चलता है तो नॉन बूलियन वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन तो ऐसे कर लिया जाता है, लेकिन जब ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो रिजल्ट भी नॉन बूलियन वैल्यू ही प्रोड्यूस करेगा। यानी कि रिजल्ट जो आएगा या तो पहला ऑपरेंड आएगा या दूसरा ऑपरेंड आएगा, रिजल्ट ट्रू फॉल्स नहीं आएगा। ठीक है, किस लॉजिक के अकॉर्डिंग आता है वो मैं आपको लिखकर बताता हूं, फिर आप बताना। ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों नॉन बूलियन ऑपरेंड है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये दोनों बूलियन है वो तुमने डिस्कस कर लिया अपना। ठीक। तो अब यहां पर इफ ऑपरेंड 1 इक्वल टू ट्रू, अगर ऑपरेंड 1 ट्रू के बराबर है, देन ऑपरेंड 2 विल बी रिजल्ट। इफ ऑपरेंड 1 फॉल्स के बराबर है, देन ऑपरेंड 1 विल बी रिजल्ट। पहले इस रूल को समझिए, लिखिए, फिर मैं आपको आंसर की बात करूँ। अब बताओ, ऊपर जो लिखा है मैंने कि कब ट्रू है कब फॉल्स है,
उसको देखो, और फिर इस रूल के अकॉर्डिंग 5 किसके बराबर है, ट्रू के, एंड आई किसके बराबर है, ट्रू के। अब देखो, अगर दोनों ऑपरेंड हमारे ट्रू के बराबर हैं, तो ये कह रहा है पहले पहला वाला देखना है, दूसरे वाले के पास बाद में जाएंगे। अगर ऑपरेंड 1 ट्रू है तो ऑपरेंड 2 ही आंसर होगा, और अगर ऑपरेंड 1 फॉल्स के रिप्रेजेंट कर रहा होता तो यही आंसर हो जाता, दूसरे तक बात ही नहीं पहुंचती। अब बताओ आपका आंसर क्या आएगा इस बार, 5 आएगा या हाई आएगा? ठीक है, क्योंकि पहला वाला ऑपरेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू को, और अगर पहला वाला ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऑपरेंड 2 रिजल्ट बनता है। ठीक, अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में ज्यादा आएगा। मैं लिखा 2 - 2 एंड 5 + 5। क्या रिजल्ट आएगा इसका? देखो 2 - 2 एक एक्सप्रेशन है, उसे सॉल्व करेंगे, फिर जो वैल्यू बनेगी उसको देखना है कि ट्रू के बराबर बनी या फॉल्स के बराबर बनी। तो +2 - 2 को सॉल्व करो, कितना आएगा ये, 0। 5 + 5 कितना आएगा, 10। तो ये 0 एंड 10। अब 0 किसके बराबर है हमारा, फॉल्स के, तो पहला वाला ऑपरेंड क्या हो गया हमारा, फॉल्स। अगर पहला वाला ऑपरेंड फॉल्स है तो रिजल्ट कौन बनेगा, पहला वाला ऑपरेंड ही बनेगा। अब पहला वाला ऑपरेंड इवेल्युएट होकर जो है वो रिजल्ट बनेगा, ना कि 2 - 2 बनेगा, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। और देखो, बताओ। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी चलेगा। तो याद रखने की ट्रिक, स्मार्ट एग्जीक्यूशन सर्विस। अगर पहला वाला फॉल्स है और ये एंड लगा हुआ है, तो क्या दूसरा वाला चलाता है ये? नहीं, क्योंकि पहला वाला फॉल्स है तो दूसरे वाले के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला डिसीजन नहीं बदल सकता। पहले ही फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। इसका मतलब अगर पहला वाला फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो खुद ही आंसर बन जाएगा, कोई दूसरे तक बात ही नहीं पहुंचती है। ठीक है, और अगर पहला वाला ट्रू के इक्विवेलेंट है तो ये इस एक ऑपरेंड से रिजल्ट नहीं ले सकता, इसको दूसरे को चलाना ही पड़ता है, और फिर दूसरा वाले क्या बन जाता है, आपका रिजल्ट बन जाता है। ये इसकी ट्रिक है याद करने की, अदरवाइज ट्रिक तो मैंने पूरा दिया है। ठीक है, अब इसी तरह से बात करते हैं और के लिए। लॉजिक वही है, स्मार्ट एग्जीक्यूशन वाला। और कह रहा है अगर पहला वाला ट्रू हो गया तो मुझे दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा फॉल्स हो चाहे कुछ हो। लेकिन अगर पहला वाला फॉल्स हो गया तो मेरी मजबूरी है कि मुझे दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डिसीजन बदल सकता है। तो अब बताओ ये 5 और फाइव, क्या रिजल्ट आएगा इसका, 5, क्योंकि पहला वाला ट्रू है। और में अगर पहला वाला ही ऑपरेंड ट्रू हो जाए तो पहला वाला ऑपरेंड ही रिजल्ट बन जाता है।
नॉट के साथ ये रूल नहीं चलता। नॉट में आप नॉन बूलियन वैल्यू देंगे तो उसका इंटरप्रिटेशन तो ऐसे ही होगा, लेकिन ये अपना रिजल्ट हमेशा बूलियन में ही रख कर देगा। ठीक है, जैसे हाई किसके इक्विवेलेंट है, ट्रू के। अब उस पर नॉट लगा दिया तो रिजल्ट सोचो, क्या हाई का अपोजिट बाय बना देगा अपने आप ही? जैसे कि पता हाई का उल्टा बाय होता है, तो इसका मतलब यहां पर ये कुछ नहीं कर सकता, तो यहां पर ये बूलियन रिजल्ट ही रखेगा। तो इसको अगर ये ट्रू मान रहा है तो इसका फ्लिप करके फॉल्स बना देगा, और अगर ये फॉल्स होता तो इसको ट्रू बना देता। यानी कि नॉट के साथ रिजल्ट आपका बूलियन ही बना रहेगा, भले ही ऑपरेंड आपका कोई सा भी हो। अब अगली कैटेगरी आती है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते हैं डे टू डे प्रोग्रामिंग में। अब तक जो पढ़ाई मैंने, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, ये चार ऑपरेटर ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंटली हर प्रोग्राम में लगभग हर दिन आप यूज जाने अनजाने में कर रहे होते हो। बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे नहीं होते, स्पेशल सिनेरियोज हैं जहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले समझ लेते हैं कि ये हमारा क्या सिनेरियो लेके चलते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का पहला रूल है कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे काम करते हैं, बूलियन पे नहीं करते, फ्लोट पे नहीं करते, सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे ही काम करते हैं। और जो रिजल्ट बनता है वो भी इंटीजर ही बनाकर देते हैं। वर्क विद इंटीजर वैल्यूज। बिट वाइज एंड, जैसे लॉजिकल एंड था ऐसे बिट वाइज एंड है। अब पहचानो कैसे, ये भी एंड है वो भी एंड है, उसके पहले लॉजिकल लगा हुआ है, इसके पहले बिट वाइज लगा हुआ है। उसका कीवर्ड एंड है, इसका सिंबल एम्परसेंट है। एक बार एम्परसेंट सिंबल, बिट वाइज एंड। बिटवाइज और, बिटवाइज और का सिंबल पाइप, जो बैक स्लैश की होती है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, इसका नाम होता है पाइप, PIPE, पाइप सिंबल। तीसरा है हमारा बिटवाइज एक्सॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सॉर, और इसका सिंबल होता है कैप या हेड, 6 नंबर की शिफ्ट के साथ।
बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, इसका सिंबल होता है 2 टाइम्स लेस देन। बिटवाइज राइट शिफ्ट, इसका सिंबल होता है 2 टाइम्स ग्रेटर सिंबल। बिटवाइज ऑपरेटर और भी होते हैं, बट इतने से अपना काम हो जाएगा लगभग। अब यहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन इन ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले मुझे क्या करना होगा, आपको पहले यह समझाना होगा बिट्स क्या होती हैं। जो हम वैल्यूज लिखेंगे इनके लिए, उनकी बिट्स क्या होती हैं। जब बिट्स समझ में आएंगी, उसके बाद फिर ये ऑपरेटर के नाम में बिट लगा हुआ है, वो बिट हमारी समझ में आएगा। तो कहानी लंबी है, तो आज तो नहीं हो पाएगी, आज इतना रखेंगे, कल मिलेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे। लॉजिकल पे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। जो बाद वाला सिनेरियोस थे, शुरू वाले तो आसान है, जो नॉन बुलियन के साथ सिनेरियोस थे वो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।